पानी होगा, उठा ला वो। सर लेकिन टोटी में पानी ही नहीं आ रहा। अरे अभी हमें बाटल थोड़ा होगा पी लेना है। टोटी में पानी इस समय हो सकता है ना सप्लाई पाई। आप लोग घर से बाटल ले आए, ठीक। हाँ, रीजन क्या होता है बेटा, जैसे अलग अलग जगहों की पानी अलग अलग होती है, और सबसे ज़्यादा है जो तबीयत खराब करने का, इन्फेक्ट करने का रीज़न होता है वो डिफरेंट वाटर, ठीक। तो जो आप पीते हो, जैसे भी पीते हो, अगर वही आप रेगुलर पी रहे हो तो नुकसान नहीं करेगा, ठीक। अगर आपका बार बार चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो ठीक गड़बड़ करता है। इसलिए सेफ भी है और टाइम सेविंग भी है। भाई आप जाते हो 10 मिनट का वाला क्लास डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो आप पानी लेके आइए, इतना बड़ा बाटल भी नहीं भैया, तो आधा लीटर ले आइए, उतने में काम चल जाएगा। ज़्यादा पीने का मन है तो 1 लीटर ले आइए, 5 लीटर लाएंगे तो पड़ोसी भी पिला लेंगे, हाँ ठीक। तो उसको जो है लेके आया करिए, या पता लगा हर लेक्चर के बाद पानी पीने जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो वैसे भी इतनी प्यास अभी नहीं लगती है कि बार बार आप लोगों, तो आप लोग हवा खाने चले जाते हो, देख के आए कॉलेज की बिल्डिंग विल्डिंग सुरक्षित है कि मतलब गिर पड़ गई है, हाँ ठीक। जिसको पीना के गुड़ पी लो, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। जल्दी करो फ्रेश करके। इन्हें है जी, चलो देखो, तो हम लोग बात करते हैं किसका, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की हम लोग बात करते हैं। तो जब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो किसी भी एटम की जो न्यूक्लियाई होती है बेटा ना, वो उसके N/P रेशियो पे डिपेंड करता है। इसके रेशियो पे N/P, और P एटॉमिक नंबर के बराबर Z होता है, ठीक। तो किसी भी एलिमेंट की जो न्यूक्लियाई होती है ना, उसकी स्टेबिलिटी याद कर बेटा। बाकी कर लिया था। नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्या, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, ठीक है। आगे नेक्स्ट आपका टॉपिक है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या बात करोगे, इसकी बात करेंगे, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो कोई भी एलिमेंट होगा उसकी न्यूक्लियाई जो होगी स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, उसको हम लोग बेसिकली डिटरमाइन करते हैं N/P रेशियो की बेसिस पे, ठीक है। N/P रेशियो, अगर N/P रेशियो की वैल्यू जो है, इससे भी न्यूक्लियाई के लिए N/P रेशियो 1 to 1.5 के बीच में रहेगा। इन जनरल है, ठीक। इन जनरल फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है भी है बेटा। फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई, N/P, ठीक, लाई बिटवीन 1 to 1.5। ये जनरल है। कुछ इसमें एक्सेप्शन, जो हमारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वो कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर आइसोटोपिक फॉर्म में यूज करते हैं। आइसोटोपिक एलिमेंट कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर भी शो करते हैं, बट मोस्ट ऑफ केसेस में अगर N/P रेशियो जो आपका है 1 to 1.5 के बीच में लाई करता है, ऐसे न्यूक्लियाई का स्टेबल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, स्टेबल कहलाएंगे। और अगर एक N/P ग्रेटर देन 1.5, ठीक, ये हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। कैसा होगा, अनस्टेबल न्यूक्लियाई हो जाएगी, ठीक। तो स्टेबल न्यूक्लियाई होने के लिए N/P की वैल्यू 1 to 1.5 के बीच में लाई करना चाहिए।
और अनस्टेबिलिटी के लिए 1.5 से ग्रेटर, बट सम एक्सेप्शंस आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक, अब कौन कौन से हैं इसको देखिए। जैसे आप लेते हैं हाइड्रोजन 1H1, ठीक, क्या है 1H1, ठीक, तो उस कंडीशन में आपका 1H1 है, अब वहाँ पे न्यूट्रॉन निकालोगे तो कितना होता है 0, न्यूट्रॉन है नहीं है ना 1H1 के पास, न्यूट्रॉन है ही नहीं है ना, है ही नहीं है, P की वैल्यू 1 होती है तो 0 आ गया, लेकिन फिर भी कैसा है स्टेबल है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन में हम लोग लिख देंगे एक्सेप्शन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसा हो गया एक्सेप्शनल हो गया। हाइड्रोजन के लिए आपका N/P की वैल्यू कितना होना चाहिए 0 है, फिर भी आपका कैसा है वो स्टेबल होता है ना, एक्सेप्शनल कंडीशन में आपका हाइड्रोजन हो गया। दूसरा कंडीशन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए वैल्यू क्या है, ठीक, जिनके लिए जो वैल्यू है 1.5 से आपका ग्रेटर है, तब भी फिर भी आपके क्या होते हैं स्टेबल होते हैं। 1.5 से ग्रेटर होने के बाद भी क्या पाया जाता है स्टेबिलिटी पाई जाती है। लेकिन ऐसे एक्सेप्शनल कंडीशन आपके होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग आइसोटोपिक फॉर्म में कहते हैं। आइसोटोप में हाइड्रोजन का क्या 1H3, 1H3 में N/P करेंगे तो 2 आपका फॉलो हो रहा है। ठीक, देखो अगर 1H1 में किया तो N/P की वैल्यू आपकी 0 आ गई, 1H2 में करेंगे तो N/P की वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, 1H3 में कहेंगे तो N/P का वैल्यू कितना 2/1 दैट इज 2। अब देखो ये इसीलिए कैसा होता है रेडियो एक्टिव होता है, 1H3 कैसा है रेडियो एक्टिव। लेकिन दूसरी हम लोग बात करते हैं कार्बन 14, अगर कार्बन 14 6C14 की आप बात करोगे 6C14, यहाँ पे N की वैल्यू 8, 14 - 6 8, और जब P की वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा बेटा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, इसलिए देखो N/P आप निकालोगे तो 8/6 यानी 1.36, वैल्यू तो हमारा इस रेंज में आ रहा है ना, रेंज में आ रहा है, फिर भी कैसा होता है रेडियो एक्टिव होता है। तो कुछ एक्सेप्शनल आइसोटोपिक फॉर्म एग्जिस्टेंस है जहाँ पे N/P की वैल्यू या तो 1 से लेसर है या तो 1.5 से कैसा है ग्रेटर है, फिर भी कंडीशन 1.5 से ग्रेटर है फिर भी स्टेबल है, और 1 से कम है तब भी क्या है 1 से लेसर है तो भी स्टेबल है, और ये 1.33 है फिर भी अनस्टेबल है। तो मतलब एक्सेप्शनल हर टाइप के एक्सेप्शन आपको मिलते हैं। यहाँ कम होने के बाद भी स्टेबल है, ये वाला कम होने के बाद भी स्टेबल है, ये वाला उतना होने के बाद भी क्या है अनस्टेबल है, उतना होने के बाद भी कैसा है अनस्टेबल है। एक्सेप्शनल कंडीशन अलग अलग टाइप के आपके मिलते हैं, तो याद रखेंगे। ठीक, फिर आप इन जनरल में हम लोग बात करते हैं, तो इन जनरल केसेस में बोला जाता है स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए, ठीक है, क्या वैल्यू 1 to 1.5 लाई करता है, और जो आपका क्या होता है अनस्टेबल होते हैं क्या मोर देन क्या होता है 1.5 होता है, विथ सम एक्सेप्शन, विथ सम क्या एक्सेप्शन, इसके साथ एक्सेप्शन तो लिखे, ठीक, विथ सम एक्सेप्शन, तो सम एक्सेप्शन के साथ, ठीक है। जैसे अपने एक्सेप्शन अगर मान लो आपने हाइड्रोजन ले लिया, कार्बन 14 ले लिया, ठीक, ये हमारे एक्सेप्शनल कंडीशन होते हैं किसी का लिए। तो ये केस आपका होता है। अब कंडीशन क्या होते हैं बेटा, जो न्यूक्लियाई हमारे होते हैं इसी के बेस पे एक आपका न्यूक्लियर हम लोग क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट बनाया जाता है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के बेस पे अगर उससे वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो उस कंडीशन में क्या अनस्टेबल होगा। आपने पढ़ा होगा मोस्टली जो हायर एलिमेंट हैं एटॉमिक नंबर 81+ वाले वो कैसे होते हैं अनस्टेबल होते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में जो हायर एलिमेंट हैं वो कैसे होते हैं हमारे अनस्टेबल होते हैं। रीजन क्या होता है उनके लिए जो वैल्यू हमारी आती है किसकी N/P की 1.5 से ज़्यादा होता है। जैसे अभी हम लोगों ने कहा यूरेनियम, यूरेनियम तो 92 यूरेनियम 230, अगर 5 ले लो चाहे 38 ले लीजिए, दोनों की लिए वैल्यू हमारी क्या होगी बेटा भाई करेंगे। तो अगर यहाँ से N की वैल्यू निकालोगे तो 235 माइनस कितना 92, ये हो गया 3, यहाँ बचा बेटा क्या 30 में से 4 143 हो गया। P की वैल्यू निकाल रहे तो कितना है 92, P यानी प्रोटॉनों के नंबर हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है बेटा, ठीक। अब यहाँ से N/P निकालोगे तो 143/92 भाग देंगे तो 1.5 से ग्रेटर आएगा। देखो 1.5 क्या आ रहा है, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए कितना आएगा। अगर हम लोग डिवाइड करते हैं कितने में 1 वैल्यू है 43 में 92 में,
ठीक है। 143 में अगर आप 92 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 से ग्रेटर आएगा, 1.55 अब आता है, 1.55 यानी कि वैल्यू जो है 1.554। तो एक से क्या है 1.5 से कैसा हो गया, ग्रेटर हो गया, तो अनस्टेबिलिटी को शो करता है। मतलब नॉर्मली जो आपके एग्जिस्ट करते हैं इसमें रेडियोएक्टिव नेचर में, वो उनके लिए एनवाईटी की वैल्यू 1.5 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये केस आपके होते हैं। इसके बेस पर हम लोग यहाँ से रिनोट कर लेते हैं बेटा कि अलग अलग जो हमारे न्यूक्लियाई होंगे उनके लिए एनवाईपी की जो वैल्यू आपकी मिलती है वो हमारी क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलती है। उनके लिए जो वैल्यू आपकी होती है वो एनवाईपी का क्या होगा, आपका डिफरेंट होगा। जितना अनस्टेबल है सब रेडियोएक्टिव। हाँ क्या कहते हैं, जितने अनस्टेबल है सब रेडियोएक्टिव। हाँ अनस्टेबल जो है उसी लिए रेडियोएक्टिव ही को अनस्टेबल हम लोग कहते हैं। जो रेडियोएक्टिव है उन्हें क्या नाम देते हैं लोग, अनस्टेबल न्यूक्लियाई। 43 वाला भी है, 43 वाला भी है। क्या कह रहे हैं, 43 भी अनस्टेबल है। जो जैसे जो एक्सेप्शन है उनको तो छोड़ दिया जाए, बाकी जिनके लिए वैल्यू 1.5 से ग्रेटर रहेगा वो सारे के सारे कैसे हैं, अनस्टेबल है, ठीक है। एक्सेप्शनल कहीं के जो है एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए बाकी, ठीक। तो उसके बेस पर हम लोग यहाँ से रिनोट कर लेते हैं कौन सा आपका क्या होगा, स्टेबल होगा, कौन सा कैसे होंगे हमारे अनस्टेबल होंगे, ठीक। चलिए आगे आता है बेटा, किसी भी जो न्यूक्लियाई होती है ना उसके स्टेबिलिटी जो होता है, एक टर्म आपने पढ़ा होगा बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट पढ़ा है, मास डिफेक्ट पढ़े हैं, मास डिफेक्ट बेटा, द्रव्यमान क्षति नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा द्रव्यमान क्षति आप लोगों ने, मास डिफेक्ट पढ़ा ना, द्रव्यमान क्षति पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। कोई भी जो न्यूक्लियाई होता है उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो उसके क्या बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड करता है, और जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो उसके मास डिफेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक। किसी भी न्यूक्लियाई की जो स्टेबिलिटी होती है बेटा क्या होता है, किसी भी क्या न्यूक्लियाई की जो स्टेबिलिटी होती है, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बनता है बेटा, वो जो न्यूक्लियाई है उसकी स्टेबिलिटी उसकी बाइंडिंग एनर्जी पे केवल डिपेंड करेगा या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे डिपेंड करेगा। आपने आइंस्टीन मास एनर्जी क्वेश्चन पढ़ा होगा, E बराबर mc स्क्वायर पढ़ा है, E इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर पढ़ा है कि नहीं। डेल्टा m को ही हम लोग क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहा जाता है, ठीक। या मास ले लीजिए, वैसे न्यूक्लियाई में मास ले लेंगे, जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मास डिफेक्ट कर लेते हैं, मास में कितने चेंजेस हो रही है, ठीक। तो उस कंडीशन में जितनी आपकी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, यानी मास में डिफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उस न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन पे एनर्जी जो रिलीज होगी उतनी ज़्यादा होगी, और उस न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी बेटा उतनी ज़्यादा होती है, उस न्यूक्लियाई की जो स्टेबिलिटी होगी वो उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होती है। तो उसके बेस पर हम लोग दिखा देते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी किन पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो देखेंगे बोले टर्म कर लीजिए बाइंडिंग एनर्जी, या तो रुक जाओ एक मिनट, पहले बात डिफाइन कर लीजिए तब आप बाइंडिंग एनर्जी को लिखिएगा, ठीक। लिखिए मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट क्या होता है बेटा, मास डिफेक्ट किसे कहेंगे, व्हाट इज मास डिफेक्ट, कोई लोग बताएंगे मास डिफेक्ट क्या होगा।
चलो ठीक। तो बात कर रहे थे हम लोग किसका, मास डिफेक्ट की बात कर रहे थे, ठीक। तो देखो मास डिफेक्ट क्या होता है, जब हमारा क्या जो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से होता है, ठीक। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब कंबाइन करते हैं तो न्यूक्लियस का आपका फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो जब हम लोग कहते हैं टोटल जो न्यूक्लियस का मास है माइनस मास ऑफ न्यूक्लियाई, जैसे जब भी बेटा फॉर्मेशन होता है तो कुछ ना कुछ मास में क्या आती है, कमी आती है। जो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन पे, उससे हमेशा क्या कुछ ना कुछ आपका क्या होगा, मास में इंक्रीजमेंट आता है। जैसे मान लो कोई भी न्यूक्लियाई आप लेते हैं तो न्यूक्लियाई में मान लो हमारा क्या है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलकर बनेंगे, न्यूट्रॉन्स और क्या होंगे, प्रोटॉनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो टोटल जो मास आपका न्यूट्रॉनों का है, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, इसकी जो वैल्यू होती है ये मास ऑफ न्यूक्लियस, किससे, मास ऑफ न्यूक्लियस से ग्रेटर होता है ऑलवेज। टोटल जो प्रोटॉनों की मास है, ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की मास हम लोग ले रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम लोग निकालें, क्योंकि हमारा क्या न्यूट्रॉनों की संख्या ए माइनस जेड होता है, किसके बराबर होता है, ए माइनस जेड। अब प्रोटॉनों के नंबर किसके बराबर होते हैं, जेड इंटू एम पी। अब समझ गया ना, ए माइनस जेड हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या इंटू एक न्यूट्रॉन का मास, ठीक, प्लस प्रोटॉनों की संख्या इंटू एक प्रोटॉन का मास, ये टोटल प्रोटॉनों का मास हो जाएगा। इन दोनों का जो सम होता है वो मास ऑफ न्यूक्लियस से ऑलवेज कैसा होता है, ग्रेटर होता है। तो जो जिनका मास है इसके रिस्पेक्ट में जो न्यूक्लियस बने, न्यूक्लियस के बनने में हमेशा मास की बेटा कमी होती है। जो मास में कमी होगी इनकी तुलना में, उसी को हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मास डिफेक्ट कहेंगे। यानी कि अगर आप मास डिफेक्ट की बात करते हो, मास डिफेक्ट की बात करें तो डेल्टा एम की वैल्यू होगी मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि टोटल हो जाएगा मास, ऐसे लैंग्वेज में लिख देते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ क्या, प्रोटॉन्स, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक। इसका टोटल मास होगा ए माइनस जेड इंटू एम एन प्लस जेड इंटू एम पी, ठीक, माइनस एम न्यूक्लियस, माइनस एम न्यूक्लियस, ये हो जाता है डेल्टा एम के बराबर। दिस इज नोन एज मास डिफेक्ट। क्योंकि जेड की वैल्यू हमेशा प्रोटॉनों के नंबर के बराबर होगा, तो इसके बेस में हम लोग क्या निकाले थे, मास डिफेक्ट निकाल लेते हैं। और जब मास डिफेक्ट निकालेंगे तो इसी के बेस पर फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन से, ठीक। और दूसरा आपका आता है पैकिंग फ्रैक्शन बेटा, ठीक। तो पहले इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, कुछ लिखा है, हेडिंग क्या बनाया है, मास डिफेक्ट लिखिएगा, एक लाइन उसमें लिख लो चाहे, डायरेक्ट समझ जाएंगे। एक लाइन लिख लीजिए तब उसके बाद चाहे लिखिए, या तो लिख लीजिए तभी उसके बाद लिखिए। हो गया, बोल रहे हैं, देखिए द मास ऑफ न्यूक्लियस, द मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज, mass of nucleus is always, mass of nucleus is always lesser than, mass of nucleus is always lesser than the sum of mass of, the sum of mass of total nucleons,
ब्रैकेट में कर लें। न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियस में जो भी स्पीशीज पाई जाती हैं उन्हीं को कम्प्लीटली हम लोग क्या कह लेते हैं, न्यूक्लियंस कहते हैं। टोटल न्यूक्लियंस ब्रैकेट में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। देखिए दिस डिफरेंस in mass is called mass defect. This difference in mass is called mass defect. जो डिफरेंट मासेस का होता है बेटा उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। दिस डिफरेंस इन मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट कह लेंगे, उसी को टर्म देते हैं मास डिफेक्ट। लिखिएगा जो मास डिफेक्ट होता है तो यहाँ से हम लोग लिख लिया है, ठीक, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस हम लिख लिया है ना। तो उसी के बेस में हम लोग निकाल लेते हैं बेटा क्या होगा। तो यहाँ से मास डिफेक्ट की वैल्यू निकल जाती है। अब जिस न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन पे मास डिफेक्ट जितना ज़्यादा होगा वो न्यूक्लियाई जितनी स्टेबल होती है, वही एरर आप नोट कर लो। देखिए लार्जर द वैल्यू ऑफ मास डिफेक्ट, larger the value of mass defect, larger the value of mass defect, greater is the stability of the nuclei, greater is the stability of the nuclei, greater is the stability of the nuclei। उस न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, लार्ज होगी। ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियाई। तो मास डिफेक्ट जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की वैल्यू उतनी क्या होती है बेटा, हाई होती है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जो होगा आपका उतना ही हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा पैकिंग फ्रैक्शन, हेडिंग बना लो पैकिंग फ्रैक्शन। सब केमिस्ट्री का ही है बेटा ये, ठीक। तो मुझे पढ़ाना पड़ा तो केमिस्ट्री पढ़ा दिया जाता है, तो मुझे पढ़ाना ही नहीं पड़ता। पैकिंग फ्रैक्शन बेटा PACKING, पैकिंग फ्रैक्शन। देखो जो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन होता है उसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा पैकिंग फ्रैक्शन। लिख लीजिएगा द मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, देख रहे हैं बेटा, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन is called, mass defect per nucleon is called packing fraction, mass defect per nucleon is called packing fraction। हो जाएगा, मास डिफेक्ट जो पर न्यूक्लियन होगा उसे नाम क्या देते हैं हम लोग, पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक। डिफेक्ट पर न्यूक्लियन कहा जाता है पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो आप कहेंगे मास डिफेक्ट डेल्टा एम, मास डिफेक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ठीक। तो मास डिफेक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्या, जो न्यूक्लियंस होंगे उसे हम लोग कह देते हैं क्या, पैकिंग फ्रैक्शन कह लेते हैं। तो यहाँ से दिखाएंगे कि मास डिफेक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियनों के जो नंबर हो गए उसी को टर्म दे रहे हैं क्या हम लोग, पैकिंग फ्रैक्शन कह लेते हैं। तो क्या नाम देंगे आप, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन हो गया मास डिफेक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। अब यहाँ से मास डिफेक्ट डेल्टा एम हो गया अपॉन टोटल न्यूक्लियनों की संख्या बेटा एटॉमिक मास से क्या होगा, बराबर, जो उसका परमाणु क्रमांक है उसे क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, इसी को PF कह देते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन, डेल्टा एम अपॉन A, ठीक है। तो उसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं मास डिफेक्ट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से डिटर्मिनेशन हो जाता है, ठीक। अब देखो पैकिंग फ्रैक्शन के बेस पे भी हम लोग क्या करेंगे, जो पैकिंग फ्रैक्शन आपका होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, ठीक, तीनों पॉसिबिलिटी होती है। मोस्टली जो हम लोग लेते हैं बेटा, ठीक है, वो कंडीशन जो मिलता है हमारा वो पॉजिटिव वाला ज़्यादातर मिलता है। तो नीचे लिख लीजिए लगा के अगर कहीं बनता है, देखिए स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, smaller the value of, smaller the value of packing fraction,
larger is the stability of nucleus. Is the stability of nucleus. आगे लिखिएगा, पैकिंग फ्रैक्शन may be positive, negative or zero. पैकिंग फ्रैक्शन may be positive, नेगेटिव और जीरो. जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या क्या हो सकता है बेटा, जीरो भी हो सकता है. ठीक, जो जिनके एटॉमिक नंबर बेटा 240 से ज़्यादा हैं एटॉमिक मासेस, उनके लिए जनरली पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जो आती है वो पॉजिटिव आती है. ठीक, तो ये चीज़ें आपकी होती है अलग अलग. और जिनके लिए ए की वैल्यू 16 से कम है उनके लिए भी पॉजिटिव होगा, लेकिन 16 से इनके बीच में जो लाई करता है, ठीक है, 16 वाले पे जो 16 पे जो होता है वो जीरो मिलता है. बाकी जैसे जैसे एटॉमिक मासेस हमारे चेंज होते हैं वैसे वैसे वैल्यू हमारी क्या करती है, चेंज होती है. तो अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उस केस में पॉजिटिव वैल्यू जब ग्राफ बनाएगा तो किस तरह से मिलता है, ग्राफ डिजाइन करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन बेटा किस तरह से हमारा मिलता है ग्राफ. पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव बीच में और फिर क्या होगा पॉजिटिव, इधर वाला पॉजिटिव है इधर क्या है नेगेटिव है. इधर एटॉमिक मास है ये. ठीक, ये जो ए की वैल्यू यहाँ पे जो होता है, ए की वैल्यू जो यहाँ पे मिलता है ये ग्रेटर देन 240. अगर 240 से आप ऊपर जाओगे तो उस केस में हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है. ठीक, और जीरो वाली जो वैल्यू मिलती है वो 16 के एटॉमिक मास 16. ठीक, ऑक्सीजन 16 होता है ना, तो उसके लिए जनरली हमारा जो होता है वो जीरो मिलता है. तो फिर आप इतना याद रखिएगा. नेक्स्ट आप हीटिंग करेंगे बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी देखो, जो न्यूक्लियस होता है बेटा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं. ठीक, आप सबने पढ़ा है कि न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं. तो प्रोटॉन तो फिलहाल कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है. न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है. तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उस पर कोई आपका क्या रिपल्सिव फोर्स नहीं काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन वहाँ काम नहीं करेगा. बट प्रोटॉन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है. अब जब पॉजिटिवली चार्ज आती है न्यूक्लियस है और ये एटम न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं. ये तो न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन्स कैसे हो गया, न्यूट्रल हो गया. बट प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है. तो जो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, तो उस कंडीशन में प्रोटॉन के बीच में क्या डेवलप हो रहा है, आपका रिपल्सिव फोर्स डेवलप हो रहा है. उस रिपल्सन के बावजूद भी न्यूक्लियस हमारा हम लोग बोलते हैं स्टेबल होता है. रीजन क्या हो सकता है, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है न्यूक्लियर फोर्स डेवलप होता है. कौन सा फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स. और नेचर में जितने भी फोर्सेज आपके प्रेजेंट हैं वो सबसे स्ट्रांगेस्ट जो फोर्स होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन नेचर. नेचर में जितने भी फोर्सेज आपके हैं उनमें न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो सबसे कैसा है, स्ट्रांगर फोर्स होता है. तो अगर न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रांगर फोर्स होता है तो उसकी वजह से न्यूक्लियाई हमारी स्टेबल होती है. और वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स डेवलप होने का रीजन एक हम लोग पाई मीसान थ्योरी भी पढ़ते हैं बेटा. ठीक, यानी कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या करता है, ब्रेक करता है. और वो चूँकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जब ब्रेक करेगा तो वहाँ पे उनके बीच क्या इलेक्ट्रॉन भी आ गया. तो क्या है, एक चूँकि डिस्टेंस बहुत कम होता है 10⁻⁻15 मीटर की रेंज की, इसलिए स्ट्रांग फोर्स आपका डेवलप होता है. उसी को टर्म वहाँ देते हैं हम लोग न्यूक्लियर फोर्स. क्या कह लेते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं बेटा. ठीक, तो कंडीशन क्या होता है, जब बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे तो बोला जाता है जिस एनर्जी से ठीक आपके न्यूक्लियंस बाइंड अप होते हैं, मतलब उस न्यूक्लियाई के अंदर लाई करते हैं, प्रेजेंट होते हैं. अगर उनको डिकम्पोज करना तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कह लेते हैं. ठीक, तो लिख लीजिएगा बाइंडिंग एनर्जी. देखिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस may be defined as
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी अब कई तरह से बेटा इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास डिफेक्ट, एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस, यानी मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट जो एनर्जी रिलीज होगी वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। तो आर करके दूसरा लिख लीजिएगा, ठीक। आर द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर हेल्ड, हेल्ड मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हेल्ड टुगेदर बाई न्यूक्लियर फोर्स, टुगेदर बाई न्यूक्लियर फोर्स इन द न्यूक्लियस, आगे लिखिए। द एनर्जी नीडेड, नेक्स्ट लाइन से लिखो, द एनर्जी नीडेड टू पुल देम, मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अलग अलग करने के, टू पुल देम, ठीक है, नीडेड टू पुल देम, ठीक, इन्फाइनेटली मतलब इनफाइनाइट तक, इनफाइनेटली अपार्ट, इनफाइनेटली कहाँ तक, अपार्ट, ठीक, इनफाइनेटली अपार्ट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाने के लिए जितनी एनर्जी की क्या होगी आपको रिक्वायरमेंट होगी, नीडेड होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे, ठीक। तो नीचे लिखेंगे, इफ डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट, इफ डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट, then if delta m is the mass defect, then binding energy is given by binding energy BE, binding energy का delta m into कितना c square, delta m into c square, और डेल्टा एम के लिए उन्होंने भी लिखा था बेटा कितना a माइनस जेड इंटू एम किसका न्यूट्रॉन प्लस जेड इंटू एम प्रोटॉन माइनस कितना एम न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर, इंटू सी स्क्वायर, टोटल, ठीक, ऐसे इंटू सी स्क्वायर, ठीक। तीसरी कंडीशन आपका हो जाता है, टोटल हम लोग निकाल लेते हैं, क्या होगा उसका मास डिफेक्ट के बेस बाइंडिंग एनर्जी। अब जरा सुनना बेटा, एक चीज आता है, बोला जाता है किसी भी न्यूक्लियाई की जो स्टेबिलिटी होगी वो बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड करेगी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे डिपेंड करती है। देखो जो स्टेबिलिटी न्यूक्लियाई की होती है बेटा वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे डिपेंड करती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो जैसे सपोज दैट दो फैमिली है, एक फैमिली है जिसके घर में 5 मेंबर है, 5 मेंबर फैमिली है, और एक 10 मेंबर फैमिली है। इनके घर की इनकम मान लो 50,000 है, कितना है 50,000 पर मंथ है। इनके घर की इनकम जो है, ठीक, ये मान लो 1,20,000, एक नहीं ऐसे ले लो, इनका 50 है, इनका मान लो 80 है, इनके यहाँ 80,000 क्या है पर मंथ, पर व्यक्ति कहाँ जाता है, इनके यहाँ इनकम 50,000 पर मंथ है, इनके यहाँ इनकम 80,000 पर मंथ। तो कौन इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रांग होगा? 50 वाला कि 80 वाला? भाई आपके घर में 80,000 आता है, हमारे घर में 50 आता है, कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगा? सर वो 5 लोग हैं, यहाँ 10 लोग हैं, तो अच्छा वहाँ 5 है, यहाँ 10 है। यहाँ पे जो निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पर हेड अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 10,000 पर हेड आएगा, मतलब हर व्यक्ति पे जो इनकम है वो
यहाँ पर हेड निकालेंगे तो कितना आएगा 8000 पर हेड आएगा आपका इनकम पर मंथ। तो यहाँ पे 10,000 पर महीने, यहाँ पे 8,000 पर महीने, इसलिए ओवरऑल इकोनॉमिकली कौन स्ट्रांग होगा? जिसके यहाँ पर हेड ज़्यादा आता है। पता आपके घर में 25 लोग रहते हैं, अब मान लो 1 लाख रुपये आता है, आपका पड़ोसी उसके यहाँ भैया तो 4 लोग हैं, उसके यहाँ 25,000 आता है, तो भी क्या है उसका वो अमीर है इकोनॉमिकली, भले से आपके यहाँ 1 लाख आता है। ठीक है, आपको खाली गिनने के लिए 1 लाख है, लेकिन खर्च भी क्या होंगे उसी के अनुसार ज़्यादा होंगे। उनके यहाँ रिलेटिवली कम आता है, लेकिन उनके यहाँ खर्च कम है, इसलिए वो कैसा है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमारा इंडिया जो है, इंडिया की इकोनॉमी देश क्या वर्ल्ड के इकोनॉमियों में क्या है 5वें नंबर पे है टोटल ना। लेकिन अगर कंडीशन देखा जाए टोटल इकोनॉमी क्या है, कम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इतने ज़्यादा कंज्यूमर हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या है बहुत वीक है ना। भाई घर में एक आदमी कमाता 10 लोग खाते हैं, और इंडिया की कल्चर है एक कमाया 10 खाया। और वेस्टर्न जो कल्चर है वहाँ क्या होता है जहाँ तक पॉसिबल है मैक्सिमम कमाते हैं बच्चे भी, है ना। तो उस कंडीशन में क्या है, इसलिए वो इकोनॉमिकली कैसे हैं हमसे स्ट्रांग है। हम लोग क्या है पापा कमा रहे हैं तो क्या दिक्कत है बच्चे को, बच्चा घूम रहा है आराम से, चाहे 28 साल का हो चाहे 38 साल का हो। ठीक, तो कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए हम लोगों को क्या होता है बैक में आ जाते हैं। ठीक, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं बहुत पीछे नहीं है, बट वही है कि जितना कमाते उतना खा के हम लोग बाबा कहते कल को लोग कुछ नहीं रखते, क्या करेंगे रखते हैं ना, चोर उठा ले जाएगा। अच्छा खा पी के अपने बराबर करते हैं। चलो ठीक है हो गया बेटा, समझ गया ना। तो जो स्टेबिलिटी न्यूक्लियाई की होती है वो क्या बाइंडिंग एनर्जी पे केवल डिपेंड नहीं करती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे डिपेंड करती है। तो वहीं नीचे लिख लीजिएगा, लिखिए द स्टेबिलिटी ऑफ ला के नोट कर लो, द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई the stability of nuclei depends on binding energy per nucleon, हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। लिखिए greater the value of binding energy per nucleon, greater is the क्या stability, greater is the value of binding energy per nucleon, greater is the stability। तो उनकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही क्या होती है आपकी ज़्यादा होती है। ठीक, लिख लेना सबसे ज़्यादा जो नोन आपके हैं उनमें आयरन की सबसे ज़्यादा होती है बेटा। देखिए इन नोन एलिमेंट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इन नोन एलिमेंट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन will be maximum for binding energy per nucleon will be maximum for iron 56, maximum for iron 56 वैल्यू लिख लीजिएगा 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियाई, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। देखिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन होता है। ठीक, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन होता है। ठीक, तो जिनके लिए बेटा वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है हम लोग बोलते हैं उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। हायर इज द वैल्यू ऑफ क्या इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हायर इज स्टेबिलिटी। सेकेंड में हम लोग ऑक्सीजन का लेते हैं, सेकेंड मोस्ट में जनरली हम लोग क्या लेते हैं बेटा ऑक्सीजन के लिए ले जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की वैल्यू जो होती है वो भी हमारी क्या होती है लार्ज होती है। ठीक, तो लेकिन 8.8 से कैसा है कम है, लगभग 7.5 आता है। तो ये केस आपका होता है, मतलब जो वैल्यू होगी जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। इतना समझ जाएंगे। चलिए, तो ये केसेज आपके होते हैं।
आयरन। सबसे ज़्यादा स्टेबल। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होती है वो आयरन की पाई जाती है पर न्यूक्लियन में, ठीक। इसीलिए नेचर में एग्जिस्टेंस भी मेटल में सबसे क्या होता है, सस्ता इसीलिए है। जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा सबसे स्टेबल होगा तो नेचर में ज़्यादा पाया जाएगा, जो नेचर में ज़्यादा पाया जाएगा वो सस्ता होगा। भाई आप 1 किलो क्या लोहा लेने जाते हैं 50-60 रुपये में 1 किलो मिल जाएगा, 1 किलो सोना लेने जाओ तो है ना जी। तो कंडीशन है जो ज़्यादा नेचर में पाया जाएगा उसकी क्या होगी, नेचर में ज़्यादा पाया मतलब वो नेचर में स्टेबल है। जैसे ह्यूमन बीइंग का क्या डेंसिटी ज़्यादा है, क्यों आप देखो बस्ती सराउंडिंग एरिया में क्या है, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी ली जाए तो बहुत ज़्यादा है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट क्या है, बेटर है, सुटेबल है, ठीक है। ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंडी, ना ज़्यादा बारिश, ना ज़्यादा तूफान, ना ज़्यादा आंधी, ना ज़्यादा क्या और चीज़ें हैं ना, और सब कुछ अवेलेबल है जीने के लिए। भाई इसी में आपको पानी मिल जाता है, इसी में ऑक्सीजन मिल जा रही है, इसी खाने के लिए भी मिल जा रही है, सरकार भी उसमें आपकी मदद कर रही है ना। तो हर तरफ से सूटेबल है, इसलिए यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा ही है। अभी आप चले जाओ सिद्धार्थ वाली साइड में वहाँ पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन का मतलब डेंसिटी कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी उधर क्या है, कम है। अब देखो पता अच्छा 8 किलोमीटर तक कोई गाँव ही नजर नहीं आता है, यहाँ 8 किलोमीटर में 18 गाँव मिल जाएंगे, है ना। तो इसलिए उस साइड वाले कहते हैं हमारे यहाँ 5 बीघे क्या 500 बीघे खेत है, यहाँ वाले भाई 15-50 बीघा है, बहुत है ना। रीजन क्या है, वहाँ क्या है, दूर दूर है, पता 4 किलोमीटर कुछ नहीं है, तो ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी होती है फिलहाल हो तो समझ गए। तो स्टेबिलिटी जो होगी, ठीक है, स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा होगी, ठीक है, जिनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है। हो जाएगा, समझ गए इतना। आगे लिखो बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन। यहाँ जो हम लोग को पूछा जाना है वही हम लोग पढ़ लेंगे बेटा, ठीक। आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर रिएक्शन में 2 टाइप का, एक न्यूक्लियर फ्यूजन और एक पढ़ा हुआ न्यूक्लियर फिजन, ठीक। एक होता है न्यूक्लियर क्या फिजन, दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। जब न्यूक्लियर हम लोग फिजन की बात करते हैं, फिजन मतलब हैवी न्यूक्लियाई विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। फिजन का मतलब टूटना होता है, फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना। अगर हैवी न्यूक्लियाई किस में टूट रहा है, आपका स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर फिजन कहेंगे। न्यूक्लियर फिजन आर दोज रिएक्शंस इन विच हैवी न्यूक्लियाई विल बी ब्रेक इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई आर कॉल्ड न्यूक्लियर क्या है, फिजन मतलब नाभ के विदलन, ठीक। फिजन का मतलब विदलन, टूटना, नाभिकों का छोटे नाभिकों में टूटना, उसे नाभ के क्या फिजन कहते हैं। फिजन मतलब हो गया ब्रेक करना, ठीक है। अगर ब्रेकिंग हो रही है तो उसे हम लोग फिजन कहेंगे। और अगर क्या स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइन करके लार्जर न्यूक्लियाई बनाते हैं उसे फ्यूजन कहते हैं। तो एक न्यूक्लियर फिजन होता है बेटा, दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो अगर हम लोग क्या अभी पहले हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर किसका, फिजन का। देखो कोई भी न्यूक्लियाई बेटा फिजन इजीली तभी होगा जब वो अनस्टेबल होंगे, ठीक है। अगर स्टेबल है तो उसका फिजन नहीं होगा, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, यानी कि जो हमारे हैवी न्यूक्लियाई होते हैं वो जब हम लोग उसमें बम्बार्डमेंट कराते हैं, इनिशिएट करते हैं फिजन के लिए, तो वो स्मॉलर सेगमेंट में टूट जाते हैं, उसे कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन। तो लिख लीजिएगा पहला न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन लिखिएगा। द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन में लिखो, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस, the process of splitting of a heavy nucleus into two heavy nucleus into two lighter nuclei of comparable masses, मतलब जो स्मॉलर सेगमेंट में टूटता है उसके मास लगभग कंपेरेबल होते, बहुत लार्ज डिफरेंस नहीं होता बेटा। टू न्यूक्लियाई ऑफ कंपेरेबल मासेस after bombardment with a energetic particle, after bombardment, उसमें bombardment जब हम कहते हैं, after bombardment with a energetic particle with liberation of energy is called nuclear
फिजन। बेटा हाँ, इस कार्ड न्यूक्लियर फिजन, चाहे न्यूक्लियर फिजन हो या न्यूक्लियर फ्यूजन हो, दोनों ही रिएक्शंस में हमारी एनर्जी क्या होती है, रेडिएट होती है। दोनों ही कंडीशन में एनर्जी का क्या होता है आपका, रेडिएशन होता है। मतलब एनर्जी दोनों ही कंडीशन में क्या होगी आपकी, इमिट होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन। अब बोला जाता है बेटा फिजन और फ्यूजन रिएक्शन में किस में ज़्यादा एनर्जी रेडिएट होगी, किस में कम होगी। अगर फिजन या फ्यूजन हो रहा है तो किस वाले में एनर्जी ज़्यादा रेडिएट होगी, किस में क्या होगी, कम होगी, बताएं। इसमें सर इसमें एनर्जी ज़्यादा रेडिएट होगी फिजन में कि फ्यूजन में, पर न्यूक्लियर या यूनिट मास में दिखाना जाए फ्यूजन, इसमें ज़्यादा होगा फ्यूजन। याद रखेंगे जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं उसमें पर यूनिट मास एनर्जी जो रिमिट होती है वो लार्ज होती है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होता है वो पर यूनिट मास अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो वहाँ एनर्जी जो होती है वो लार्ज अमाउंट में क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक। तो लिखेंगे क्या लिखा आपने, इस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। एग्जाम्पल करो लाइक हम लोग अगर यूरेनियम 235 का यूज़ करते हैं बेटा, अगर उस पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेरियम और क्रिप्टॉन में, किसमें, बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 56 बेरियम 141 और क्रिप्टॉन हो गया बेटा 36, क्रिप्टॉन 92, ठीक। और 3 न्यूट्रॉन्स का इमिशन होता है। तो लिख लीजिए एग्जाम्पल में 92 यूरेनियम 235 प्लस 0 N1 आपका न्यूक्लियर जो रिएक्शन होते हैं हम लोग यूज करते हैं। ये न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया जाता है, तो इस केस में ये टूट जाता है, किसमें, क्रिप्टन बेरियम। एक तो बेरियम में टूटता है, दूसरा हमारा क्रिप्टन में टूटता है। तो लिखिएगा गिव्स 56 बेरियम 141, 56 बेरियम लिख लेंगे और लिख दें 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92। इसमें टूटेगा बेटा 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्या क्रिप्टॉन कितने में 91 प्लस 3 0 N1 और प्लस आपकी एनर्जी यहाँ से इमिट होती है। क्या रिलीज होगी बेटा, एनर्जी। अब देखो दोनों साइड के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस के सम बराबर होने चाहिए। 92 6 6 12 5 के 8 1 9 92 हो गया। यहाँ पे 235 प्लस 1 236 टोटल हो रहा है। अब 236 में देखो 3 1 3 प्लस 1 4 ये 92 है ना, 92 लिखो बेटा। तो 3 1 3 प्लस 2 5 5 1 6 ये 6 हो गया और यहाँ पे 9, ठीक। ये हमारा कितना है 9 है और ये 4 है, तो कितना हो गया 13 और 1 1 2 236। जितना टोटल इधर होना चाहिए उतना ही टोटल क्या इधर, दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट का दोनों क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए, ठीक हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपका हो गया 92 क्या 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 3 0 N1 और साथ में आपकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है जो एनर्जी रिलीज होती है यूरेनियम 235, ठीक है, के फिजन पे लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लिख लीजिए वही द एनर्जी रिलीज्ड इन यूरेनियम 235 फिजन, द एनर्जी रिलीज्ड in uranium 235 fission is about 200 mega electron volt, about 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 235 के फिजन में जो एनर्जी हमारी रिलीज होती है वो नियर अबाउट कितना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक हो जाएगा। तो ये केस आपकी होती है। यहाँ से हम लोग दिखा देते हैं बेटा कि जो फिजन रिएक्शन होता है जब हम लोग उसमें क्या स्मॉलर किसका एक एनर्जेटिक पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराते हैं तो उस केस में वो हैवी न्यूक्लियाई स्मॉलर सेगमेंट में टूट जाता है। इसी को न्यूक्लियर क्या कह लेंगे, फिजन कह लेते हैं, जिसे नोन एज न्यूक्लियर फिजन, ठीक। अब जिसके लिए जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी फिजन पे, ठीक है, इसका मतलब वो उतना अनस्टेबल था तो क्या हुआ, ज़्यादा एनर्जी क्या कर रहा है आपका, रिलीज कर रहा है। और मास डिफेक्ट के बेस पर जब दिखाएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक। बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगा आपका
ज़्यादा होगा, तो वो सारी चीज़ उसके बेस पे हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं किसका कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम होगा, कहाँ एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, कहाँ पे एनर्जी क्या होती है, कम रिलीज होती है। यहीं पे एक पॉइंट चाहे लिख लीजिए, अगर 50 kg यूरेनियम का फिजन कराया जाए तो उससे जो रिलीज होने वाली एनर्जी होती है ना, वो नियर अबाउट 20,000 टन TNT के एक्सप्लोजन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसके इक्विवेलेंट होता है बेटा। ऐसे पॉइंट करके लिख लो, एक बार कहीं पुटअप किया गया था, लिखिए ऑन फिजन ऑफ 50 kg ऑफ यूरेनियम 235 50 ऑन फिजन ऑफ 50 kg यूरेनियम 235 द एनर्जी रिलीज्ड will be equivalent to energy released on explosion of 20,000 टन, वो भी टन में है बेटा। एनर्जी रिलीज ऑन एक्सप्लोजन ऑफ 20,000 टन TNT ट्राई नाइट्रो टालवीन पड़ा है, TNT हो गया। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से निकाल लेते हैं बेटा क्या होगा। तो इसके बेस पे दिखा देते हैं हम लोग किसकी न्यूक्लियर 20-50 यानी 50 किलोग्राम किसके यूरेनियम के डिकम्पोजिशन से आपको जो एनर्जी रिलीज होती है वो इक्विवेलेंट हो जाता है 20,000 टन क्या TNT के एक्सपोजर। अब उसे भाई अरे कन्वर्ट कर लीजिए ना, आप क्या दिक्कत है, पर ग्राम पे काटे कन्वर्ट कर लीजिए, उसमें भाव देंगे ठीक। अरे 50 किलो से उतना तो 1 किलो से कितना, तो 1 किलो से उतना तो क्या है 1 ग्राम से कितना, एक परमाणु में कितना किलो लगता होगा ये कोई ये फिक्स नहीं है, वो तो हमें कितना लोग को कितना एरिया को उड़ाना है भाई। जितना ज़्यादा उसमें क्या एक्सप्लोजन रखेंगे उतना ही ज़्यादा डेंजरस होगा, जितना कम करेंगे उतना ही कम डेंजरस होगा यार, उसमें ऐसा कोई वो नहीं होता है ठीक है। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग दिखा देते हैं कैसे आपकी एनर्जी क्या होगी कन्वर्ट होगी ठीक। तो जो आपका होता है एनर्जी रिलीज होता है, अब उसमें 2 चीज़ें में हम लोग बात करते हैं बेटा, एक होता है हमारा पॉजिटिव वर्क में, एक होता है नेगेटिव। जैसे जो आपका क्या रिएक्शन हो रहा है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे चेन रिएक्शन। तो जो चेन रिएक्शन होता है बेटा वो एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, दूसरा अनकंट्रोल्ड। जैसे आप बनता है एटम बम, जो एटम बम होता है जो इसमें कंट्रोल होता है कि अनकंट्रोल्ड होता है, एटम बम जो होते हैं उसमें कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है कि अनकंट्रोल्ड होता है बेटा। एटम बम इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन या अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कितने लोग कह रहे हैं अनकंट्रोल्ड? अनकंट्रोल्ड होता है कंट्रोल्ड। अरे अनकंट्रोल्ड बम अपने घर में गिरा दोगे तभी वो नहीं पहचानेगा पड़ोसी इसी ने हमको बनाया था ठीक। और उससे एक बार अगर एक्सप्लोजन स्टार्ट हो गया तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक सारे न्यूक्लियाई डिकम्पोज नहीं कर जाएंगे। मतलब अगर एक बार इनिशिएट हो गया तो आप तब तक कंट्रोल नहीं, तब तक ख़त्म नहीं हुआ जब तक सारे न्यूक्लियाई क्या ना कर जाएंगे, डिकम्पोज नहीं कर जाएंगे ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे फिलहाल हमारा कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं होता है जब तक कम्प्लीटली वो डिकम्पोजिशन आपका हो ना जाए ठीक। तो लिख लीजिएगा आगे चेन रिएक्शन, या देखिए बेटा चेन रिएक्शन कितना टाइम हो गया जरा बताओ? 53-54 चलिए जल्दी से कर लीजिए। इसमें भी चेन हो गया चेन रिएक्शन लिखिएगा। जो चेन रिएक्शन होते हैं बेटा उसमें हम 2 कैटेगरी बांटते हैं, एक आपका होगा भाई कंट्रोल चेन रिएक्शन, दूसरा अनकंट्रोल चेन रिएक्शन का मतलब एक बार अगर आपने न्यूक्लियाई को इनिशिएट कर दिया, जैसे एक अगर आपको एक न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करा दिया यूरेनियम में, 3 नए न्यूट्रॉनों का जनरेशन होगा। एक न्यूट्रॉन अगर जैसे ये है ना, अब मान लो यहाँ पे हमने एक न्यूट्रॉन का 0 करा के यहाँ पे यूरेनियम 235 पे क्या कराया बॉम्बार्डमेंट, तो ये जब जाके इससे टकराएगा तो बेटा यहाँ से 3 नए न्यूट्रॉनों का क्या होता है जनरेशन होता है। ये 0n1 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 3 न्यूक्लियाई, और ये 3 फिर अपने 3 के साथ क्या करेंगे डिकम्पोज करेंगे, 3 को नए इनिशिएट करेंगे, फिर 3 का क्या होगा 3 न्यूट्रॉनों को फिर से पार्टीशन। इस तरह से जो आपका होता है एक चेन हमारा बन जाता है, क्या बनेगा एक चेन बनेगा। इसी इस टाइप के जो रिएक्शन आपके होते हैं उन्हें हमको क्या कह लेते हैं
चेन रिएक्शन थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, लेकिन अब जगह नहीं है, ऐसे मान लिया। ठीक, ये फिर नया 3 न्यूक्लियाई के साथ क्या करेंगे, जाके टकराएंगे। ठीक, तो ये हो गया 0N1 0N1 और 0N1। ठीक, तो नया आगे कंटिन्यूस तरह से आपका, अब लिखने पर का जगह नहीं है बेटा, समझ जाएंगे ना। तो ये फिर 3 वाला ऐसे 3 नए फिर से रेड करेगा, तो इस तरह से हमारी एक चेन आपकी कंटिन्यू बनता है। ठीक, इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, चेन रिएक्शन कह देते हैं। ठीक, क्या कहेंगे, चेन रिएक्शन कह देते हैं। अब इसी को कल हम लोग पढ़ लेंगे बेटा, ब्यास का आज हो जाए, लेकिन अभी कुछ चीज़ें बची हुई हैं साइज वाइज। लंबा चैप्टर था ना, थ्योरेटिकल भी था, इसलिए बोले थे सीट दे दे, या होगा तो होगा। चलिए लिखिए, लिखिएगा। इन न्यूक्लियर फिजन, लिख लो चेन रिएक्शन में, इन न्यूक्लियर फिजन व्हेन वन न्यूट्रॉन इज when one energetic neutron is collide with uranium, it produces 3 neutrons. Along with the release of energy. Along with the release of energy. Along with the release of energy. हो गया, along with the release of energy। आगे लिखिए, under favorable condition these neutrons, under favorable condition these neutrons can cause further fission of other nuclei, ठीक, and producing large number of neutrons, and this chain reaction is continue, हो गया, this chain reaction is continue till total क्या, न्यूक्लियाई कैन नॉट ब्रेक, जब तक टोटल न्यूक्लियाई आपका ब्रेक नहीं हो जाता है। ठीक है, अब कंडीशन होता है कैसे आपको डिसाइड करेंगे, क्या कैसे कंट्रोल होगा, अनकंट्रोल होगा। ठीक है, उनके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए उसको कंटिन्यू करने के लिए, वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब इतना कर लीजिए, कल फिर करवाते हैं।